देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा और साथ ही साथ हम बात करेंगे उसके तरीक़ा इलाज के मुताल्लिक़। और इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर जुनैद शकील ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन, सर सैयद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, मैक्सिलोफेशियल, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इस टर्म के मुताल्लिक बताया जाए कि ये बेसिकली है क्या, यानी एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि मैक्सिलोफेशियल क्या है? मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा बेसिकली उन इंजरीज से डील करता है जो चेहरे और जबड़े के एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं। इसकी वैसे तो अवेयरनेस हम देखें तो कॉमन पीपल में यानी आम लोगों में कम है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये वो सब इंजरीज़ हैं या चोटें हैं जो हमारे हेयर लाइन से लेके बियर्ड लाइन तक एरिया को इफ़ेक्ट करती हैं। इसको हम कहते हैं मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। अब इसमें आपका चेहरा भी इन्वॉल्व है, गर्दन का अपर पार्ट भी इन्वॉल्व है और ओरल कैविटी यानी मुंह का हिस्सा भी इन्वॉल्व है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर इसके हवाले से ट्रॉमा की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे काबिल ज़िक्र केसेस हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं ट्रॉमा के मुतालिक? अच्छा, ट्रॉमा के अंदर बेसिकली दो टाइप्स हैं, अगर हम कहें इसमें दो इकसाम हैं। एक तो है जो हम लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यानी हम एक बाइकर है, मोटरसाइकिल सवार है, वो जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से चेहरा फ्रैक्चर हो गया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये जो हम सबसे ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं। इसके अलावा सेकेंडली जो कॉमन है वो है इंडस्ट्रियल ट्रॉमा, यानी ये जो मार्बल पॉलिशिंग के ब्लेड्स हैं, डिफरेंट जो ग्राइंडर्स हैं उनके ब्लेड्स हैं, वो अगर टूट के फेस पे लग जाएं या कोई और औजार है वो लग जाए तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रॉमा, वो भी इनकाउंटर करने को मिल जाता है। और इसके अलावा असॉल्ट्स हैं, यानी एक किसी ने किसी को स्टैब कर दिया, नाइफ से इंजरी हो गई या कोई कुल्हाड़ा एक्स लग गया, तो वो जो फेस पे जो इंजरीज़ हैं वो भी मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के ही हिस्से में आती हैं और उनको भी हम ही डील करते हैं। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जैसे अगर जबड़े की इंजरी है, अच्छा उसमें आम तौर पर जो है वो ये भी देखने में आया है डॉक्टर साहब कि कुछ ऐसे अफराद के जो बाज़ औक़ात अगर पहाड़ से गिर जाएँ या किसी ऊंचाई से गिर जाएँ तो अगर फेस डायरेक्टली हिट करता है तो आया उससे भी आपके जबड़े को नुकसान पहुँच सकता है? इसको हम कैटेगराइज करते हैं इंजरी ड्यू टू फॉल, यानी एक पर्टिकुलर हाइट से गिरने की वजह से जो इंजरी हो रही है। इसमें पहाड़ भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती हैं, या जो बच्चे सीढ़ी से गिर जाते हैं, छोटे बच्चे, उन सब को जो फेस पे इंजरीज आती हैं वो सब इसी में कैटेगराइज होती हैं, इसी में फॉल करती हैं। और यकीनन इसकी वजह से फेस डैमेज होता है और हमारे फेस में डिफरेंट बोन्स हैं, यानी ऊपर वाला जबड़ा है, अपर जॉ है, मैक्सिला है, लोअर जॉ है, मैंडिबल है, फ्रंटल बोन है, इन सब के फ्रैक्चर्स इसी फील्ड के अंदर आते हैं और वो हमने ही डील करने हैं और वो इसकी वजह से फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर जैसे इंडस्ट्रियल ट्रॉमा की आपने बात की कि उसमें अगर कोई ग्राइंडर चल रहा है या कोई तेज़ धार आला है और वो आपको लग गया, तो आया कि इसमें हड्डी के साथ साथ मज़ीद चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं? अच्छा, ये पहले मैं बता दूं आपको कि बहसियत कौम हमारी एक आदत है कि हम लोग ना हर चीज़ को मॉडिफाई ज़रूर कर देते हैं जो गोरों ने बनाई हुई है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी ग्राइंडर्स अवेलेबल हैं उनके साथ एक प्रोटेक्टर भी आता है जी, जो उस पर लगा के यूज़ करना होता है, लेकिन 99% जितने मजदूर हैं वो सब उसके बगैर यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली ब्लेड को अप्लाई कर रहे हैं मार्बल पे और ग्राइंडर्स को अप्लाई कर रहे हैं पाइप्स को। जब आप इस तरह करते हैं तो वो ब्लेड जो है वो टूट के बाहर आता है और फेस को, चेस्ट को, इस एरिया को डैमेज कर देता है। ठीक है, ये मैंने खुद पर्सनली केसेस देखे हुए हैं, ट्रीट किए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है। इसमें सबसे पहले जो इंजरी होती है वो एक तो स्किन लेसरेशन बहुत गहरी होती है। इसके अलावा आपकी जो फेस की जो नर्व है, फेशियल नर्व, जिसका काम है कि फेस की मूवमेंट कराना, वो डैमेज करता है वो। ठीक है, थूक के गदूत
थूक प्रोड्यूस करते हैं वो एक पाइप के ज़रिए एक डक्ट के थ्रू अंदर ओरल कैविटी में पहुंच के अपनी सेक्रीशंस वो डैमेज हो जाती हैं, थूक प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है और फिर अल्टीमेटली बोन तो है ही, अगर बोन डैमेज होती है वो तो खैर आप प्लेटिंग करते हैं, जो भी मैकेनिज़्म है उसके थ्रू जोड़ सकते हैं। लेकिन नर्व का डैमेज यानी किसी का फेस पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाए सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, तो ये एक मतलब मैटर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर जैसे बच्चों के हवाले से आपने बात की, तो ये तो एक लाजिम सी बात है कि बच्चों की हर चीज़ जो है वो बहुत छोटी होती है और बहुत नाजुक होती है। तो बच्चे किस हद तक इससे मुतासर होते हैं कि खुदा न खास्ता गिर जाएं या उनके चेहरे पे कुछ लग जाए? अच्छा, बच्चों के अंदर मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़ हैं, ठीक है, वो फॉल की वजह से जो इंजरीज़ होती हैं, या अमूमन जो हम लोग जो देखते हैं कि बाइक राइडर, अमूमन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों को आगे बाइक पे बिठा के लेके जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अगर जब एक्सीडेंट होता है तो बच्चे भी इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनका भी फेस ट्रॉमा होता है। ऑल्दो उनका ट्रीटमेंट मोडेलिटी यानी तरीका इलाज थोड़ा डिफरेंट है बड़ों से, यानी बड़ों में तो आप डिफरेंट प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं और मैकेनिज़म्स हैं, उनका मुंह भी बंद कर सकते हैं, तारों से मिला सकते हैं, जो भी मैकेनिज़म्स हैं ट्रीटमेंट के। लेकिन बच्चों के अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, एक तो स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे हैं, फिर हर केस में आप सर्जरी नहीं कर सकते, कुछ केसेस में आपको स्प्लिंट्स बनाना पड़ता है, कुछ केसेस में आपको वायर की मदद से जब सिर्फ एक जबड़े को जोड़ना पड़ता है, तो बच्चे भी इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ थोड़ी लेस इन्वेसिव हैं एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट्स हैं, उनमें आप ज़्यादा इन्वेसिव हो सकते हैं। यानी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का रोल ज़्यादा है? हाँ, उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का रोल है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ों के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे कि अभी आपने ट्रॉमा के हवाले से बताया, तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर कोई शार्प एज या शार्प ब्लेड चल गया तो आपकी नर्व्स भी जो हैं वो डैमेज हो जाएं, तो आया कि उससे परमानेंटली भी कोई ऐसा इफेक्ट होता है कि जैसे अगर मुंह लटका है तो वो लटका ही रहेगा या ऐसा कुछ? अच्छा देखें, इसमें जो है ना टाइम ऑफ इंजरी से लेके जो रिपेयर हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप विद इन 24 to 48 आवर्स शुरू के 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट कर देते हैं और ऐसी फैसिलिटी में जिसमें इसकी रिपेयर के लिए सर्जन मौजूद हो, नर्व रिपेयर के लिए सर्जन मौजूद हो, यानी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल हो, तो उन केसेस में तो आप इमीडिएट रिपेयर कर सकते हैं नर्व को, ठीक है, जो कि एक डिफ़िकल्ट जॉब है जिसके अंदर आपको प्लास्टिक सर्जन की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वेस्कुलर सर्जन की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो आप कर सकते हैं उसके अंदर, और उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं, यानी 100% रिजल्ट्स हैं नर्व रिपेयर के अंदर अगर इमीडिएट कर दी जाए। अब हमारे साथ डायलेमा ये है कि हमारे पास जो केसेस आते हैं पाकिस्तान में वो मोस्टली अब इंटीरियर सिंध में ट्रॉमा हुआ है, या आप पहले किसी और हॉस्पिटल में गए, वहाँ से पट्टी वगैरह करा ली है, अब इनिशियल 24 to 48 आवर्स वेस्ट हो चुके हैं, तो उसमें ये होता है कि नर्व जो है वो रिपेयर के चांसेस, अगर अब आप इंटरवीन भी करेंगे तो वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि फिर प्रॉपर्ली प्लान करते हैं सर्जरी को, फिर अब हम गैप ले लेते हैं थोड़ा सा और उसको प्रॉपर्ली प्लान करके एक सर्जरी करके उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर अच्छी रिपेयर हो जाए और मेडिकेशन उसकी हेल्प करें तो उसके भी चांसेस ऑफ सक्सेस 90% से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप रिपेयर नहीं करेंगे, अनरिपेयर्ड छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली परमानेंट पैरालिसिस है, फिर आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाएंगे और जो भी रैंडम मसल की पावर दोबारा बिल्ड करेंगे वो उसके हिसाब से वो फंक्शन करेगा, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रह जाता है पैरालिसिस का। अच्छा सर, ट्रॉमा के हवाले से अगर लोगों की अवेयरनेस का अगर देखा जाए, क्योंकि आमतौर पर आपको मालूम है कि लोग अपने प्यारों को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और यकीनन आपने भी ऐसे मनाजिर बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी जो इस कौम है वो मैक्सिलोफेशियल केसेस के हवाले से भी क्या उतनी ही जज्बाती है कि यार अगर हम उन्हें बताएं इस बात का कि भी जनाब ये ऐसा ऐसा है और माइट भी पॉसिबल कि अब ये मुँह से कुछ खा पी नहीं सकते या ये काम हो सकता है कि ये ना कर सकें, तो आप रवैये को कैसे जज करते हैं? अच्छा, रवैये में एक चीज़ तो ये है कि हमारी कौम जो पाकिस्तान में, क्योंकि मैक्सिलोफेशियल बताता चलूँ कि मैक्सिलोफेशियल जो स्पेशलिटी है वो बेसिकली स्पेशलिटी है डेंटल सर्जरी की पाकिस्तान में। वर्ल्ड वाइड ये डुअल क्वालिफिकेशन भी है, यानी दूसरे ममालिक में इसके लिए आपको मेडिकल भी करना पड़ता है, डेंटल भी करना पड़ता है, फिर आप ट्रेनिंग करते हैं तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहलाते हैं।
पाकिस्तान में जो है वो ये स्पेशलिटी फॉल करती है डेंटिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल उनको यानी बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये डेंटिस्ट भी इसके ऑपरेट कर सकते हैं और इसका स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट्री में मौजूद है। तो हम लोग जैसे हम लोगों से पहले मैक्सिलोफेशियल की स्पेशलिटी से पहले ज़्यादातर ये केसेस ईएनटी को रिपोर्ट होते थे, वही ट्रीट करते थे इसको, ठीक है। अब ईएनटी वाले जो सर्जन्स हैं वो भी थोड़ा सा वक्त के साथ उनको भी हमारा पता चल गया और हमारी पर्सनल रिलेशंस के थ्रू अब वो भी हमें ही रेफ़र करते हैं, क्योंकि ईएनटी के अंदर जब वो ऑपरेट करते हैं तो उनको ज़्यादातर वो एम्फेसाइज करते हैं बोन की कंटिन्यूटी के ऊपर, यानी हड्डी सही जुड़नी चाहिए। और जब आपका जो डेंटिस्ट यानी मैक्सिलोफेशियल सर्जन जब ट्रीट करता है उसको, तो हमारे 2 गोल होते हैं। सबसे पहला, दांत सही मिलने चाहिए, और नंबर 2, बोन ऐसी जुड़े कि एस्थेटिक्स डैमेज ना हो, यानी फेस के खद्दो खाल ना बिगड़ें। तो हमारे एम्फेसिस खाना चबाने के ऊपर भी रहते हैं कि हाँ आप बाद में खाना भी सही खा पाएँ, और अपीयरेंस पे भी रहते हैं कि खद्दो खाल डैमेज ना हो, ठीक है। जबकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ईएनटी के अंदर ज़्यादातर हमारा जो एम्फेसिस रहता है वो डेंटिस्ट यानी डेंटल उस पर नहीं रहता। तो खैर अब तो ये हो गया है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हम सब मिलके ही करते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा यहीं से करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर जुनैद शकील ख़ान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि हमारी शो से पहले भी बात हो रही थी रिगार्डिंग टीएम जॉइंट, मैं चाहूँगा कि टीएम जॉइंट्स के मुतालिक आप बताइए कि एक तो ट्रॉमा में इसको कैसे डील किया जाता है, टीएम जॉइंट है क्या, और बुनियादी इसकी कॉजेज़ क्या हैं कि जो ट्रीटेबल हैं। देखें, टीएमजे जॉइंट वो जॉइंट है जिसका काम है जबड़े को मूव कराना। ठीक, हमारे खाना खाने में मुंह खुलना बंद होना, बात करने में मुंह खुलना बंद होना, ये सारा डिपेंड करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी टीएमजे जॉइंट में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पेयर में फंक्शन करता है, यानी दोनों जॉइंट्स जो हैं राइट और लेफ़्ट दोनों मिल के काम करते हैं, तो हमारा मुंह प्रॉपरली खुलता है और बंद होता है, वरना हमें इसमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, टीएमजे इश्यूज़ जो हैं एक तो ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं जी, यानी जो स्ट्रेस जो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन के जिस तरह अमराज सोसाइटी में सरायत करते जा रहे हैं, उनके साथ साथ टीएमजे इश्यूज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके कॉजेज़ भी जो हैं उससे रिलेटेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारा ट्रॉमा है, जो बात हो रही थी मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा की, इसमें भी 2 टाइप्स जो मैंने बताया, मैक्रो ट्रॉमा यानी बड़े पैमाने का ट्रॉमा, जैसे असॉल्ट, किसी ने एक दूसरे को पंच कर दिया, जबड़ा अपनी जगह से हिल गया, टूटा नहीं, डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, लेकिन डिस्क हिल गई है जॉइंट की। ये ऐसे ही जैसे एक्सीडेंट हो और रीढ़ की हड्डी के जो हमारे मोरे डिस्क वर्टिब्रल कॉलम है वो हिल जाए, बिल्कुल डिस्क स्लिप हो जाए, इसी तरह इस जॉइंट की भी डिस्क स्लिप हो जाती है और उसके बाद प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, सिम्टम्स आते हैं। और एक है माइक्रो ट्रॉमा, यानी दांतों के गलत मिलाने से या फिर छालिया खाने से या फिर बैड हैबिट्स हैं, नेल बाइटिंग है, इनकी वजह से जो ट्रॉमा जॉइंट को हो रहा है एक्सेसिव लोड की वजह से, वो भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इश्यूज़ यानी टीएमजे इश्यूज़ का बाइस बनता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया डिप्रेशन की वजह से भी जो है वो ये जॉइंट मुतासर होता है, तो आप अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में इसको कैसे डील कर रहे हैं आजकल? अच्छा, मेरा एक तो ये इस प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहूँगा कि ये जो टीएमजे इश्यूज़ हैं, ये मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इनका प्रिवलेंस और जो है इंसिडेंस है वो बढ़ चुका है, यानी ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो मैं इनको बुनियादी वजह जो इनकी समझता हूँ वो सोसाइटी में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का पैदा होना है। अब उसके कॉजेज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, महंगाई है या माशरती जो तब्दीलियाँ हैं वो सब हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट स्पेशली फ़ीमेल्स, यंग फीमेल्स जो हैं, जो अपनी मिडिल एज में है 30 to 40s में जो हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। और अक्सर औकात तो मुझे ये लगता है कि पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इश्यूज़ हैं, यानी पेशेंट हमारे लिए हमारे पास किसी और मर्ज़ से आ रहा है, लेकिन जब हम एवेलुएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके जॉइंट से तो आवाज़ भी आती है, मुंह खुलना बंद करने से क्लिकिंग साउंड आती है, इसका मुंह तो नॉर्मल खुलता ही नहीं है। बेसिकली इसकी भी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि इस टीएमजे इश्यूज़ की अलामात क्या हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली ना हमें खुद
एक सेल्फ असेसमेंट भी हम नहीं कर पाएंगे और ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। और इसकी हमें अवेयरनेस दोनों में लानी है, यानी पेशेंट्स में भी होनी चाहिए और जो हमारे दूसरे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये कान का दर्द नहीं है, ये दांत का दर्द नहीं है, इसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास भेजना है। और जो क्रेडिट देता हूँ इसमें, जो मैं क्रेडिट देता हूँ ज़्यादातर जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए वो है गूगल। जितनी आसानी गूगल ने कर दी है ना मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स के लिए, उतना हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है शायद उसने ना की हो। 90% पेशेंट गूगल पे सर्च करके आ रहे हैं। टेम्पोरोमेंट, प्री ऑरिकुलर पेन, कान के आगे का दर्द या साउंड आना जॉइंट में से, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको ट्रीट किससे कराना है, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन से कराना है। मेरे पास कितने पेशेंट्स हैं TMJ के जो गूगल के थ्रू आ रहे हैं, यानी अवेयरनेस हासिल करके आ रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग आपस में एक दूसरे को इतनी रेफरल नहीं कर रहे हैं जितना जो है वो गूगल हमें पेशेंट रेफर कर रहा है। बिल्कुल, और पेशेंट खुद सर्च कर रहा है, यानी उसको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन वो भी सिर्फ वही लोग हैं जो बेचारे सर्च कर सकते हैं, जिनको स्मार्टफोन यूज़ करना आता है, जिनको इतनी अवेयरनेस है। बाकी सब तो जो है वो निगलेक्टेड हैं, वो ऐसे ही जी रहे हैं दर्द के साथ, कम मुँह खुलने के साथ जी रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस भी पैदा करना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आपसे ही इस्तिफ़ादा करते हुए इस हवाले से कि वो अफराद के जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हैं मेन पुड़ी और गुटखा वगैरह खाने की एक लत में, या जो आदत उनको पड़ चुकी है, या अब तो खैर नित नए नशे भी आ चुके हैं इस हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि ख़ास आप जो है वो इस हवाले से बताएं कि ये आपके जबड़े के लिए या आपके दांतों का जो निज़ाम है इसे किस हद तक मुतासर कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये छालिया, गुटखा, पान, निस्वार, ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियस एक तो प्रॉब्लम है कि कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है, कैंसर का बाइस हैं, मुंह का कैंसर बनाती हैं, और जिसका जो बहुत तेज़ी से फैलता है और जिसका इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी है, एक्सपेंसिव है, और उसमें जो तकालीफ पेशेंट को उठानी पड़ती हैं वो भी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। जो उससे गुजरे नहीं हैं, काफ़ी मुश्किल पेशेंट के लिए हो जाती है। दांत आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं, आप खाना चबा ही नहीं सकते, वो भी हमारे पेशेंट्स हैं, वो भी इसी वजह से हो रहा है, यानी पान, छालिया, गुटखा, निस्वार, सिगरेट की वजह से हो रहा है। तो अच्छा, कैंसर के लिए तो काफ़ी अवेयरनेस ये जो हमारे एक तो ये जो लॉज पास हुए हैं उसकी वजह से गुटखा सेलिंग और वो जो है वो काफ़ी कम हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी अब लोगों को भी पता है कि पान, गुटखा, छालिया खाएंगे तो भाई क्या अंजाम है, ठीक है। छालिया अभी भी अवेलेबल है, लोग खा रहे हैं, मुँह कम खुल रहा है, वो वहीं सिस्टम चल रहा है उसी तरह। और जो कैंसर के अमराज हैं वो पहले से तो थोड़े कंट्रोल्ड हैं, लेकिन फिर भी मौजूद हैं सोसाइटी में ओरल कैंसर के। ठीक। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि TMJ के हवाले से जैसे आपने काफ़ी अभी आगाही दी, तो मैं चाहूँगा सर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बताइए कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो इब्तदाइया तौर पर किस तरह से है, और अगर वक्त ज़्यादा निकल जाए तो इसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। TMJ के हवाले से जो ट्रीटमेंट है उसमें जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है पेशेंट काउंसलिंग। यानी जब आपके पास पेशेंट आए तो उसकी अवेयरनेस ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस ये एक तो ये कि ये किस वजह से बढ़ता है और किस तरह रोज़ाना की हमारी जो हैबिट्स हैं उनमें थोड़ा सी मॉडिफिकेशन लाके हम इसकी जो सिवेरिटी है उसको कम कर सकते हैं। यानी वो साउंड्स, क्लिकिंग साउंड्स का, या मुंह का कम खुलना या खोलने के ऊपर दर्द होना, मुंह खुलने बंद करने में दर्द होना, इनको हम कम कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को चेंज करके। हमें ये पेशेंट्स को बताना है। नंबर 1 तो काउंसलिंग में ये। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये बतानी होती है कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट ही होगा, वक्त के साथ ये रिड्यूस हो जाएगा, और जब जिन दिनों में स्ट्रेस आएगा यानी परेशानियां बढ़ेंगी उनमें ये चीज़ें हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए परेशान ना हो, मेडिकेशन दोबारा स्टार्ट कर दें, अपने मुआलिज से रुजू कर लें, तो ये चीज़ें वापस आप कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है मेरा और हम सबका एम्फेसिस रहता है कि कोशिश करके हम इसको मेडिकली ही ट्रीट करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, जिसमें मसल रिलैक्सेंट्स हैं और एंग्जियोलाइटिक्स हैं, एंटी डिप्रेसिव्स हैं, डिप्रेशंस हैं, वो हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। और थर्डली हम इसमें रेफरल का बहुत रोल है। यानी हमें जब हम TMJ के पेशेंट्स इनकाउंटर करें तो ज़रूरी है कि मैं इसको रेफ़र भी करूं साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को और फिजियोथेरेपिस्ट को। उनका भी एंग्जाइटी डिप्रेशन में रोल है।
साइकेट्रिस्ट का काम है कि वो मेडिकेशन और काउंसलिंग से इसको थोड़ा डिप्रेशन लेवल को कम करे, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है कुछ ऐसे मैन्यूवर्स हैं जैसे कि टेंस थेरेपी है और डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, उनके थ्रू आप इसको बेहतर बना सकते हैं और इसकी सिविरिटी यानी शिद्दत में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल भी हो सकता है, डेस्क की सर्जरीज भी हैं, और जो ज़्यादा कॉमन है वो स्प्लिंट्स हैं। दांतों को मिलाने के बीच में हम कुछ स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग के बीच में यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ जॉइंट में इंजेक्शंस लगते हैं, उससे भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन पर्सनली मेरा तरीका इलाज ज़्यादातर मेडिकल पे रहता है, या फिजियोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी किए जाएँ। डॉक्टर साहब, इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? वो इसलिए किया कि आपको एक बात बताऊं कि मेरे वालिद साहब को ख़ुद ओरल कैंसर से जूझना पड़ा जब मैं हाउस जॉब में था, और इत्तफ़ाक ऐसा है कि मैं ही वो शख्स था जिसने डायग्नोज़ किया, फिर आगे बायोप्सी वगैरह कराई। तो उसी वक्त मैंने देख लिया कि डेंटिस्ट्री से आगे बढ़ के कुछ जो है ना, हमें कुछ ना कुछ मेडिकल और सर्जिकल साइट पे जाना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरा शौक़ पैदा हुआ कि भाई मुझे मैक्सिलोफेशियल में स्पेशलाइज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी एक लाइन को ले लिया शुरू से ही, और स्पेशलाइजेशन और फिर सारी प्रैक्टिस आगे उसी में करता चला गया। तो बेसिकली ये एक आप समझ लें कि उस वक्त एक ज़रूरत थी जो मुझे इस वक्त इस तरफ ले आई, कि क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद इससे जूझ रहे थे, तो मुझे पता था कि जो है ना ये ज़रूरी है भाई, इसमें हमारी नॉलेज, और अगर हम आगे चल के किसी की हेल्प कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन असातिज़ा का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो मैं चाहूँगा कि सर कोई ऐसे आपके टीचर्स के जिन्हें आप नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहें। बिल्कुल। मेरे जो एक तो जो मेरे सुपरवाइज़र्स हैं, 2 मेरे सुपरवाइज़र्स रहे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, जो मेरे 5 साल गुजरे, उसमें मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर जाहिद अली और डॉक्टर सुफियान अहमद, दोनों का बहुत बहुत अहम रोल रहा इसमें। एक तो लर्निंग में उन्होंने हमें सिखाया, और एक हमारे डॉक्टर खालिद मरहूम जिनका इंतकाल हो गया। अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब इंतकाल हो गया जी। अच्छा। तो उनका ड्यूरिंग रेजिडेंसी मेरी जो थी उनका इंतकाल हो गया, तो वो भी एक हमारे लिए एक वो रहे। लेकिन ये जो दोनों हैं डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर सुफियान, जिनसे अभी भी हम गाइडेंस लेते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, जी, और उस्तादों में से हैं और सुपरवाइज़र हैं, उनका बहुत अहम रोल रहा। डॉक्टर खालिद इज़ अ बिग नेम रिगार्डिंग दिस। मैंने भी उनका बहुत ज़्यादा नाम सुना है, और बाकी अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या कि जो बहुत यादगार रहा हो? अच्छा, एक वाक़या ऐसा है जो मुझे अभी भी याद आता है, और वो इस तरह का था कि एक कबूतरबाज था हमारे यहाँ जो जिसने रिपोर्ट किया, और बेसिकली बाय प्रोफेशन तो कसाब था, कसाई था, लेकिन क्योंकि कबूतर उड़ाने का शौक़ था तो छत से गिर गया कबूतर उड़ाते हुए। और मुझे आज भी याद है कि उसकी जो फेशियल बोन्स थी, अपर जॉ लोअर जॉ, वो चूरा हो गई थी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल डैमेज हो गई थी, और उसका हमने ऑपरेट किया था ड्यूरिंग रेजिडेंसी। मुझे याद है डॉक्टर सुफियान हमारे सुपरवाइजर थे, उनके साथ मिलके, और काफ़ी लंबा उसका ऑपरेशन चला, और जब करके निकले और एक्सरे कराया तो ऐसा लगता था कि जो है ना वो अब बोन से ज़्यादा वहाँ प्लेट्स लग चुकी थी। इतना ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में उसका डैमेज हुआ था कि काफ़ी उसकी ज़्यादा प्लेट्स लगी थी। और अब आज यानी सुबह ही जब उसकी शॉप के सामने से गुज़र हुआ, गुलशन इकबाल में उसकी शॉप है, तो मैंने उसको देखा और मुझे याद आया कि यार ये वो बंदा था जिसका जबड़ा जो था वो पूरा चूरा चूरा हो गया था और प्लेट्स लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये एक वाक़या है जो याद रहा, और अभी आज से हवाले से भी, इतवार के हवाले से जब गए कोशिश तो मुझे नज़र से भी गुजरा कि भाई चलें, अपना काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि जाते जाते सर एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें। पैगाम एक तो ये रहेगा कि खुदारा ये जो पान छालिया, गुटखा, नस्वार ऐसी चीज़ें हैं उनसे बचें। इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं, कैंसर है और मुंह का कम खुलना है, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और उसका ट्रीटमेंट बहुत तकलीफ़ दे है। यानी जो इलाज है, इलाज तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें कि पहले इससे बचें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ऐसे अवामिल हैं जिनमें हम सभी कुछ हद तक इन्वॉल्व हैं, इसके ट्रीटमेंट को करवाएं, इसके मुआलिज को ढूंढें। अगर
ज़रूरी नहीं कि डेंटिस्ट के पास ही जाएं, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी आपका नॉलेज है उससे इसके लिए रुजू करें। अपने डिप्रेशन को छुपाएं नहीं, इसका इलाज कराएं, क्योंकि इससे और अमराज बढ़ते हैं, जॉइंट के इश्यूज़ बढ़ते हैं, सर्वाइकल इश्यूज़ बढ़ते हैं, तो इसका इलाज कराना भी ज़रूरी है, ये भी एक बीमारी है। ठीक, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर जुनैद शकील ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन, सर सैयद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।